हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी वाले स्टूडेंट्स को मेरा आदाब, सलाम, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इतिहास का, हिस्ट्री का। और सबसे पहले जो इतिहास में चीज हमारे सामने आती है वो ये आती है कि इतिहास की हमको जानकारी कहाँ से मिलती है। दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इतिहास को अध्ययन की सुविधा के हिसाब से टोटल हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि पहला वाला जो हमारे पास इतिहास आता है वो है जो बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना इतिहास ही है, जिसके कि हमारे पास बहुत सारे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है उसकी जानकारी के लिए। हमारे पास दूसरा इतिहास काल जो भारत के अंदर होता है वो मध्यकालीन इतिहास है, मिडिवल इंडिया का इतिहास। ये भारत में तुर्कों के आगमन के बाद सल्तनत काल या उसके बाद से फिर शुरू हो जाता है। और जो हमारा तीसरा इतिहास है, तीसरा हिस्सा इतिहास का, वो होता है आधुनिक काल। ये भारत की स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद से ये शुरू हो जाता है और ये वर्तमान तक रहता है। तो दोस्तों, हम लोग जो आज बात करेंगे सबसे पहले इतिहास की, जैसे कि अभी जो आधुनिक इतिहास है उसकी जो जानकारी हमको है बहुत सारी मिलती रहती है। हमको विभिन्न स्रोतों से पता चलता रहता है कि न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी जाती हैं और वो सब करंट में उसका डेटा अवेलेबल है, जानकारी रहती है। मध्यकालीन इतिहास में भी बहुत सारी किताबें वगैरह लिखी गई, बहुत सारे जर्नल्स हैं, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिससे हमको इतिहास का पता चल जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हम लोगों को आता है कि प्राचीन काल के इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, व्हाट आर द रिसोर्सेज फॉर नोइंग द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया। दोस्तों, उस टाइम पर प्रिंटिंग थी नहीं, बुक लेखन बहुत कम होती थी, शिक्षा पद्धति जो आज सिस्टम है, जो आज पैटर्न है, जो आज स्कोप है, उस टाइम उससे बहुत ज्यादा कम थी। अब कैसे हमको पता चल पाता है कि इतिहास हमको क्या था उस टाइम पर, या क्या स्थिति हुआ करती थी, हमारा समाज कैसा था, हमारी राष्ट्रीय व्यवस्था कैसी थी, या हमें उन चीजों के बारे में पता कैसे चलता है। तो दोस्तों, आइए हम आज जो सबसे पहले टॉपिक पर बात करेंगे कि हमारे पास जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके स्रोत क्या क्या है। एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री को जानने के हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे कि हमको पता चलता है कि उस टाइम पर इतिहास किस टाइम का था। तो दोस्तों, हमारे पास जो स्रोत है हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है। अब जो पहला स्रोत हमारे पास है वो स्रोत होता है पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। बहुत सारी अभिलेख हैं उस टाइम के, बहुत सारी चीजें, वस्तुएं उनको खुदाई में मिली, काफी सारे उस टाइम के मंदिर हैं जो अभी तक अस्तित्व में हैं कुछ, और या उनके अवशेष बचे हुए हैं, मुद्राएं हैं, मूर्तियां हैं, उस समय के बर्तन वगैरह हैं, अन्य वस्तुएं हैं जिससे उनको पता चलता है, या उस टाइम की कुछ चित्रकारियां हमारे पास उपलब्ध हैं जिससे कि हमको पता चल जाता है उस टाइम पर इतिहास कैसा रहा होगा या लोगों का जनजीवन उस टाइम पर कैसा था। हमारे पास जो दूसरी चीज आती है वो साहित्यिक स्रोत है। उस टाइम पर जो भी बुक्स वगैरह लिखी गई, जो चीजें जानकारी में आई, उसके आधार पर हमको पता चलता है कि उस टाइम पर किस तरह से लोगों का जनजीवन था। कई सारे पुराण, वेद, महाग्रंथ, बहुत सारे धार्मिक टीकाएं, धार्मिक ग्रंथ जो हमको बताते हैं उस टाइम का जनजीवन लोगों का कैसा रहा होगा। और तीसरा यह है कि भारत में प्राचीन समय से ही विदेशी यात्रियों का आना जाना रहा है। वंशांग, फाहियान वगैरह विदेशी यात्री भारत में आए और भारत में उन्होंने जो देखा उनको अपनी किताबों में, अपनी लिपियों में लिपिबद्ध किया। तो हमारे पास जो तीसरा स्रोत आता है वो होता है विदेशी यात्रियों के विवरण। आइए दोस्तों, अब हम एक डिटेल थोड़ा सा लेते हैं कि हमारे पास जो पुरातात्विक स्रोत है उसके क्या क्या आधार हमारे पास है। अब दोस्तों, हमारे पास जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसको हमने
6 हिस्सों में बांटा हुआ है। हमारे पास जो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब जैसे कि हमारे पास सबसे पहली चीज आती है अभिलेख। अब अभिलेख जो है उसमें कई सारी चीजें आपकी शामिल हो जाती है। अभिलेख ये एक अलग से अध्ययन की शाखा भी होती है और आपको बताते चलें कि जो इसका अध्ययन है अभिलेखों का, इस ब्रांच को एपिग्राफी कहा जाता है, इसके अध्ययन करने को। हमारे पास जो सबसे पहली चीज आती है शिला। बहुत सारी शिलाएं मिली हैं हमको प्राचीन काल की, अशोक के समय की, उससे भी पुराने समय की, जिससे कि हमको पता चल जाता है कि उस टाइम पर लोगों का सामान्य जनजीवन कैसा रहा होगा, क्या नियम थे, किन सिद्धांतों पर राजा राज करते थे, किन सिद्धांतों पर जनता जीवन जिया करती थी। हमारे पास उसी तरह की जो दूसरी चीज आती है वो होते हैं उस समय के स्तंभ। कई सारे जैसे अशोक का स्तंभ है, बहुत फेमस है। और हमारे पास जो अब उपलब्ध अभिलेख हैं, जो शिलाएं या स्तंभ हैं, सबसे ज्यादा अशोक के हैं, जो भारत के कई मुख्य शहरों में हैं। और तीसरा उस समय के ताम्रपत्र जो कुछ खुदाई वगैरह में प्राप्त हुए वो है। अब हम बात करते हैं अशोक के स्तंभ की, अशोक की शिलाओं की। अशोक के जो स्तंभ हैं वो मुख्यतः 2 भाषाओं में पाई जाती है। अशोक के जो बहुत प्राचीन स्तंभ हैं, जो प्रारंभिक काल के हैं, वो प्राकृत भाषा में है। और बाद में कुछ स्थानों पर अशोक के जो स्तंभ हमको मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि की एक विशेषता ये होती है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ब्राह्मी लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी। तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि जो है वो दाईं तरफ से बाईं तरफ को लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट। अब हमारे पास जो अगली चीज आती है कि अशोक के स्तंभ हमको कहां कहां प्राप्त हुए। तो दोस्तों अशोक के स्तंभ जो हमको प्राप्त हुए हैं, जो मिले हैं, ये हैदराबाद में मास्की एक जगह है, एक स्थान है, यहाँ पर अशोक के स्तंभ मिले हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश के मुर्जरा में, उत्तर भारत में और भी कई स्थानों पर ये हमको प्राप्त हुए हैं, जिससे कि हमको भारत की जानकारी मिल जाती है। अब हमारे पास अभिलेखों के बाद जो अगली चीज आती है वो आती है मुद्राएं, सिक्के। उस समय जब प्राचीन, बहुत अति प्राचीन इतिहास में जो सिक्के थे वो पहले मिट्टी वगैरह के, पत्थरों के बनते थे, लेकिन बाद में जो थे धातु वाली मुद्राएं प्रचलन में आई। और भारत में जो हमको प्राचीन काल के इतिहास में मुद्राओं का स्रोत जो मिला है, जो मुद्राएं हमको मिली हैं, वो 206 BC से लेकर और 300 EC तक की मिली है। और ये कई सारे धातु की बनी हुई हैं, सीसा, तांबा, सोना, चांदी, और इस पे कई तरह की चित्रकारी है, कई तरह के चित्र हैं। कई जगह भगवान की मूर्तियों के अवशेष भी उन चित्रों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा इन चित्रों पर लोगों की जो जनजीवन है उसके बारे में एक जानकारी दी गई है। और हमारे पास जो अगली चीज आती है वो आती है स्मारक एवं भवन। कई सारे उस टाइम के हमारे पास स्मारक हैं, ऐसे ऐतिहासिक हैं जो कि हमको सहायता करते हैं उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी देने में। और इनमें जो मुख्य रूप से कई सारे प्राचीन मंदिर, कुछ महल या उनके अवशेष, और कुछ मठ या आश्रम के अवशेष हमको मिले हैं, जो हमको बताते हैं कि किस तरीके के जीवन उस टाइम पर रहा होगा। अब हम अगर उस समय के बनाए हुए मंदिरों की भी बात करें तो हमारे भारत में कई सारी शैलियां प्रचलित थी मंदिर बनाने की, लेकिन उसमें 2 तरह की शैलियां ज्यादा प्रसिद्ध हैं। उत्तर भारत के अंदर जो मंदिर बनाए जाते थे वो नागरा शैली के होते थे, और दक्षिण भारत के अंदर जो मंदिर उस समय के हमको प्राप्त होते हैं, जो जानकारियां मिलती हैं, वो द्रविड़ शैली में पाई जाती है। दोस्तों हमारे पास जो चौथी चीज आती है उसी के बारे में, पुरातात्विक स्रोत के बारे में, वो जानकारी मिलती है मूर्तिकला से। अब मूर्तिकला जो है हमको बहुत सारे टाइप की मिली है, खासतौर से कुषाण काल की मूर्तियां हमको इतिहास के अवशेषों में ज्यादा मिली हुई हैं, और इनसे इसके अलावा गुप्ता काल की भी मूर्तियां हमको मिली है। मूर्तियां मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में भी प्राप्त हुई।
और इनसे उनके जीवन का पता चलता है कि वो किस तरीके की क्रियाओं को में अपना जीवन गुजारते थे। क्योंकि उस समय की जो अधिकांश मूर्तियां थी प्राचीन काल की, उसमें मानव क्रियाओं को ज्यादा प्रदर्शित किया गया है। और जो गुप्ताकालीन या उसके बाद की मूर्तियां हैं वो लोगों के जनजीवन के तरीके को दिखाती हैं। ये हमारे पास 5वां था। अब हमारे पास जो छठा इसका आता है वो आता है अवशेष। तो अब बहुत सारे उस समय के ऐसे अवशेष हैं जो विभिन्न स्थलों पर खुदाई के समय में मिले हैं। और सोन घाटी में उत्खनन हुआ था जो इस समय पाकिस्तान में है, वहां पर हमको बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। और कई सारे ऐसे उत्खनन हैं, ऐसी जानकारियां हैं जिनको हम जब फॉरेंसिक उनकी जांच करते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं उन फॉसिल्स का, तो हमको पता चलता है कि भारत में जो मानव का इतिहास है 2 लाख से 4 लाख साल तक पुराना हो सकता है। लेकिन हमको जो अधिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है वो लगभग 10,000 साल पुरानी स्पष्ट रूप से थोड़ी मिल जाती है। लेकिन उससे पीछे का जो इतिहास है उसके बारे में भारत में बहुत कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। उसके अलावा गंगा यमुना दोआब के बीच में कई सारे मृद भांड मिले हैं, बर्तन वगैरह, और ये कच्ची मिट्टी के कुछ धातु के बने हुए बर्तन हैं। और अक्सर इन पर चित्रकारी की गई है, इन पर चित्र दर्शाए गए, डिजाइन बनाए गए हैं। इनमें कई सारे काले और लाल रंग के भी बर्तन मिले हैं। इनको कभी कभी आग पर पकाकर भी इनको पक्का बना दिया जाता था, मजबूत कर दिया जाता था। उसके अलावा मोहनजोदड़ो की खुदाई में 500 से अधिक मोहरें मिली हैं जिन पर विभिन्न प्रकार के चित्र अंकित हैं और हमको उस समय की जानकारी उपलब्ध हो पाती है। तो दोस्तों, ये थे हमको इतिहास के बारे में, प्राचीन भारतीय स्रोतों के बारे में जानकारी। और हमारे पास जो अगला आता है साहित्यिक स्रोत, उसको लेकर जल्दी हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक और शुक्रिया, थैंक यू।